अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस लेक्चर में आपका इस्तकबाल है। और आज के इस लेक्चर में मैं उर्दू में ईहाम गोई के हवाले से कुछ बातें करूँगा। ईहाम गोई को समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि है क्या ईहाम गोई। ईहाम वहम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है शक में पड़ जाना, शुबहे में पड़ना, इसी से ईहाम बना हुआ है। और उर्दू शायरी में एक सनत है जिसे ईहाम गोई कहा जाता है। इस सनत में शायर अपने दिल की बात कहता है, कहता कुछ और है, सुनने वाला या सामने वाला कुछ और समझता है। शायर जो कह रहा है उसकी मुराद कुछ और होती है, मगर सुनने वाला कुछ और समझता है। उसको ऐसे समझ लें ईहाम को कि जैसे एक लफ्ज़ है मांग, तो अगर मैं कहूँ मांग तो सुनने वाला हो सकता है ये मांगना समझ ले, जबकि मेरी मुराद उससे ये मांग है जो बालों में होती है। या मार एक लफ्ज़ है, मार के मतलब सांप भी होते हैं और मार मारने को भी कहते हैं। कहने वाला मार कह रहा है, सुनने वाला समझ रहा है सांप, जबकि कहने वाले की मुराद मारना है। तो वहम में पड़ना, शायरी में इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल को ईहाम गोई कहते हैं। ईहाम गोई का मतलब या मफहूम ये होता है कि शायर शायरी में ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करे जिसके दो मानी हों, एक करीब का मानी हो, दूसरा बईद का हो। सुनने वाला करीब के मानी को समझे और कहने वाला या जो शायर की मुराद है मानी बईद है, लेकिन जो मानी बईद है उसकी मुनासिबत से कुछ न कुछ या कोई ना कोई लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। एक शेर से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। शेर है, उसके रुखसार देख जीता हूँ, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। तो रुखसार एक चीज़ है जिसे गाल जिसका मतलब है, और आरिज़ है दूसरा लफ्ज़, दूसरे मिसरे में आरिज़ उसका मतलब भी गाल होता है। तो सुनने वाला जो है वो ये समझ सकता है कि जो शायर यहाँ कह रहा है कि उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। तो पहला मिसरा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मैं अपने महबूब के चेहरे को देख करके जी रहा हूँ। आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है, मेरे चेहरे का दारो मदार उसके चेहरे पर, मेरी ज़िंदगी का दारो मदार महबूब के चेहरे पर टिका हुआ है। आरज़ी आरिज़ से ये समझने वाला समझ सकता है, और करीब का माना ये है या मतलब ये है, जबकि शायर की मुराद ये नहीं है बल्कि गैर मुस्तकिल शायर की मुराद है कि आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है, यानी कि मैं हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं हूँ, गैर मुस्तकिल मेरी ज़िंदगी है। मैं उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है, यानी बहुत दिनों तक मुझे रहना नहीं है। एक शेर और है, इस दूसरे शेर से समझने की कोशिश करते हैं कि नटो को यार को ख़त रखाता है या मुड़ाता है, नटो को यार को ख़त रखाता है या मुड़ाता है, मेरे नशे की खातिर लुत्फ़ से सब्ज़ी बनाता है। अब जो है सब्ज़ी है, सब्ज़ी एक लफ्ज़ है जिसका आम मफहूम या सुनने वाले का जहन इधर जाएगा जो हम खाने में जो पकाते हैं, तरकारी या सब्ज़ी जिसे कहते हैं, वो कि मेरे नशे के खातिर लुत्फ़ से सब्ज़ी बनाता है। यानी महबूब है, उसका चाहने वाला उसके यहाँ आया हुआ है और अपने चाहने वाले को खुश करने के लिए या बहुत इंजॉय करके उसके लिए कुछ पका रहा है, तैयार कर रहा है। समझने वाला ये समझ सकता है, जबकि शायर की मुराद ये कतई नहीं है। शायर वो ये कहना चाह रहा है कि सब्ज़ी यहाँ जो शायर की मुराद है वो सब्ज़ा है जो रेख आती है, जो दाढ़ी 14-15 साल की उम्र में जो बारीक बारीक जो बाल निकलते हैं, रुएँ निकलते हैं, उसको सब्ज़ा कहा जाता है। उसी से मुराद, उसी से ये सब्ज़ी कहा गया है। तो अब इसको ऐसे समझ लें कि नटो को यार को ख़त रखाता है या मुड़ाता है। ख़त रखाना या मुड़ाना, शेव करवा लेना। उस ज़माने में, जिस ज़माने में ईहाम गोई हो रही थी, उस ज़माने में शायर का महबूब लड़का हुआ करता था, लड़की नहीं, लड़का हुआ करता था, और लड़का उस उम्र का होता था जिसको अभी दाढ़ी ना आई हुई हो। तो अब शायर का एक महबूब है और उसको ये पता है कि जब तक मुझे दाढ़ी नहीं आएगी तब तक मैं इस शायर का महबूब रहूँगा। तो अभी जो मैं महबूब रहूँ इसलिए उसको शेव कर लेता है। तो जो शेव कर रहा है वो मेरी खातिर कर रहा है, जो सब्ज़ी वही जो रेख अभी निकल रही उसको बना रहा है। न टोको यार को ख़त रखाता है या मुड़ाता है, यानी जो शेव कर ले रहा है मेरा महबूब, तो उसे न टोको, वो मेरी खातिर कर रहा है, मेरे नशे के खातिर लुत्फ़ से सब्ज़ी बनाता है। या ऐसे समझ लें कि जब कोई होता है अपने चाहने वाले के लिए तैयार होता है तो इंजॉय करता है कि आज हम जाएंगे उसके सामने और इस तरह की ऐसे ऐसे बातें करेंगे। तो बहरहाल ये है ईहाम गोई।
اردو شاعری میں ایک صنعت، جب اردو شاعری کا آغاز ہوتا ہے خاص کر کے شمالی ہند میں، اس وقت اردو شاعری میں ایہام گوئی ایک صنعت ہوتی ہے جس کو خوب شعراء اپناتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ایہام گوئی کیوں شعراء اپنا رہے تھے۔ تو بچوں، جو وجوہات ہیں ایہام گوئی کے کہ اردو شاعری میں ایہام گوئی کیوں آئی اور کیسے آئی، یا اس کے محرکات کیا تھے، اس کے بارے میں اگلی لیکچر میں بتاؤں گا۔ آج صرف بات اپنی میں اسی پر مکمل کرتا ہوں کہ اردو شاعری میں ایہام گوئی کیا ہے۔ آج میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اگلی کلاس میں اسباب اور محرکات پر بات ہوگی۔